नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ की तैयारी कर रहे थे और एडीओ में हम लोगों ने आजीविका संबंधित योजनाओं पर चर्चा की थी। बहुत सारे इसमें हम लोगों ने वीडियोस जो है वो बनाए हैं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं उसको अपलोड कर दिया गया है। आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों इकाई 3 जो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भारतीय कृषि में हम लोगों ने हरित क्रांति देखी है, श्वेत क्रांति देखी है ना। कुछ कुछ चीजें इसमें बची हुई है। इसके अलावा स्व सहायता समूह इकाई 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। इकाई 5 इकाई 6 जो है दोस्तों, ये अभी नया जो बजट आएगा और नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके बाद इसको हम करवाएंगे। ठीक है। तो आज हम इकाई 3 आजीविका जो है वो प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकाई 3। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी था कि सर हमारा जो है वो जीएस पोर्शन सीजीजीएस का और हिंदी का लगभग कंप्लीट है, तो हमको केवल पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका से संबंधित योजनाएं का वीडियो क्या मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों विशेष जो है वो हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया है जिसमें आप लोगों को ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका मिशन से संबंधित जो वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो वो मात्र 499 में आपके लिए अवेलेबल है गुरुकुल एकेडमी ऐप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो का लिंक दिया हुआ है, एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इकाई 3 है दोस्तों, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लें ग्रामोद्योग क्या होता है, आजीविका क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा समझ कर चलिएगा। आजीविका मतलब जो जीवन चलाने के लिए जिन संसाधनों की आपको आवश्यकता होती है उसे हम आजीविका कहते हैं, है ना। जीवन संचालन के लिए जो भी संसाधन चाहिए, इसका मतलब रोजगार, है ना, धन चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, ये आजीविका के अंतर्गत आते हैं। जीवन चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, तो आजीविका प्रदान करने के लिए ग्रामोद्योग मेन आजीविका से हम ले तो आजीविका का मतलब एक प्रकार से आप रोजगार के साधन भी समझ सकते हैं। तो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते ही हैं। एक है ग्राम और दूसरा है क्या, उद्योग, है ना। ग्राम और उद्योग से मिलकर बना है ग्रामोद्योग। अब ये ग्राम से संबंधित आप जानते हैं, गांव और उद्योग, जो गांव में जो उद्योग संचालित होते हैं उन्हें हम ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। ये जो है ग्राम का जो उद्योग होता है, गांवों में जो उद्योग संचालित होते हैं वो गांव के लोगों को जीवन स्तर को सुधारने में, उनको रोजगार प्रदान करने में, उनको आजीविका प्रदान करने में उनकी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं, महात्मा गांधी से लेकर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू या बहुत पहले जॉर्ज वगैरह, इन सभी का मानना ये है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और भारत का सही विकास करना है, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक दृष्टि से, तो गांवों का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गांवों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर जो है वो आजीविका ग्रामोद्योग जो है वो आजीविका प्रदान कर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है और इसे ही फिर हमें अधिनियम के रूप में 1956 में इसको अधिसूचित किया गया। क्या बातें थी इस अधिनियम में, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित चीजें हम देखेंगे। हम हालांकि हमारा ग्रामोद्योग मेन है तो इसको एक एक चीज बारीकी से आपको समझना है दोस्तों। ये पूरी तरह अपडेटेड है, आज के डेट में जो अपडेटेड है। हम लोगों ने 22-23 का प्रतिवेदन इसके बाद अपलोड भी नहीं हुआ है, वो तक इसमें इंक्लूड किया है। मतलब 2025 आज कौन सा, आज जो भी वर्तमान आप वीडियो देख रहे हैं आज तक का ये संशोधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें। ग्रामोद्योग मैंने आपको बताया, परंतु उसमें लिखा क्या है ना भाई, अधिनियम में क्या लिखा है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में किसी गांव में समाविष्ट क्षेत्र
अभिप्रेत है। किसी गांव में समाविष्ट क्षेत्र और इसमें किसी कस्बे में समाविष्ट क्षेत्र सम्मिलित है जिसकी जनसंख्या 20,000 या ऐसी अन्य संख्या से अधिक नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। तो ग्रामीण क्षेत्र इसमें आएगा। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित संबंध क्या है? ऐसे गांव या ऐसे कस्बे की जनसंख्या जिसकी जनसंख्या कितनी है? 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। या ऐसी कोई जनसंख्या जिसे केंद्र सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। इसका मतलब ये कि जो ये 20,000 जनसंख्या है, हो सकता है केंद्र सरकार आगे चलकर, चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो आगे ये 20,000 के आंकड़े को 50,000 कर दे, हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप ध्यान रखेंगे 20,000 या केंद्र सरकार द्वारा जो समय पर विनिर्दिष्ट आंकड़ा दिया जाएगा उसके आधार पर जो जनसंख्या होगी उसे ही ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब आज के डेट में हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां की या जिस गांव की या जिस कस्बे की जनसंख्या 20,000 से कम हो, 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 20,000 हो सकती है और 20,000 से कम हो सकती है, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद परिभाषा देखें ग्रामोद्योग की। तो ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है ये अभी हमने देखा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग, तो ये ग्रामीण क्षेत्र जो एक क्राइटेरिया बताया, उस क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना किसी भी सामान का उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करता है। देखिए गांव में कई सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो बिजली से संचालित होते हैं, पावर चाहिए होता है। कई सारे ऐसे जो उद्योग हैं जो हाथ से बिना पावर के, बिना बिजली के भी संचालित होते हैं। वहां पर विशेष रूप से क्या होता है? विशेष रूप से वस्तुएं निर्माण की जाती है या कोई सेवा प्रदान किया जाता है ना। जैसे आप देखेंगे दोना पत्तल बनाने की मशीन, वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन भी आती है, हाथ से चलने वाली भी मशीन आती है जहां इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कई सारे टुकनी बनाना है, बांस से टुकनी, सूपा वगैरह बनाना है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बिजली से ही ना चले, ऐसा नहीं है। बिजली के उपयोग के साथ या उसके उपयोग के बिना सामान का उत्पादन करता हो या कोई सेवा प्रदान करता है, ऐसे उद्योग में एक कारीगर या एक मजदूर के लिए प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए व पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए या ऐसी कोई राशि जो अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र में समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है से अधिक नहीं होगी। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग संचालित किया जाएगा। सबसे पहले ग्राम क्षेत्र ध्यान रखेंगे, ठीक, कितना? 20,000 से कम जनसंख्या होगी उसे ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस ग्रामीण क्षेत्र में बिना पावर के या बिना बिजली के या बिजली के साथ कोई सामान का उत्पादन किया जा रहा है या कोई सेवा प्रदान की जा रही है, जहां पर एक कारीगर या एक मजदूर का जो प्रति व्यक्ति निवेश है, प्रति व्यक्ति जो पूंजी का निवेश है, वो मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में जो भी मजदूर हैं, जो भी कारीगर वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनका प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश कितना नहीं होना चाहिए? 1 लाख से, मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामो उद्योग कहेंगे, ग्राम उद्योग कहेंगे। ठीक है भाई, 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा अगर पूंजी निवेश किया जा रहा है तो वो ग्राम उद्योग की नहीं, वो बड़े उद्योगों की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है? ग्राम उद्योग नहीं कहा जाएगा। तो प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश कितना होना, प्रति मजदूर या प्रति कारीगर पूंजी निवेश कितना होना चाहिए? मैदानी क्षेत्र में चूंकि बहुत सारे लोग वास करते हैं इसलिए ये कम है, 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है ना, तो वहां पर 1.5 लाख तक कर सकते हैं ताकि एक सामंजस्य दोनों में बैठाया जा सके। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रामोद्योग
कहेंगे, या ऐसी राशि जो अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार समय समय पर भी निर्दिष्ट करे। भाई 1 लाख 1.5 लाख को केंद्र सरकार बढ़ा भी सकती है, 1.5 लाख 2 लाख कर सकती है, तो उससे अधिक ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामोद्योग कहेंगे। सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा। ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ऐसा उद्योग जो बिजली के द्वारा या बिना बिजली के भी किसी सामान का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है, जहां पर प्रति कारीगर या प्रति मजदूर जो निवेश है, निश्चित पूंजी निवेश है, वो मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामोद्योग कहते हैं। ग्रामोद्योग का अर्थ के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रामोद्योग में 6 अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगह आपको 7 मिलेगा, यहां पर मैं 6 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लास्ट जो प्रतिवेदन दिया गया था उसमें 6 ग्रामोद्योग के जो है वर्गीकरण लिया हुआ है। कई जगह आधिकारिक वेबसाइट में भी 7 दिया गया है, नो डाउट, मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन वहां पर हम ये देखेंगे कि प्रतिवेदन में 6 जो है वो लास्ट अपडेटेड 2022-23 का अंतिम जो 1 जनवरी 2024 को ये हुआ था, उसमें 6 लिया गया है। तो मैं 6 ही बता रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। आधिकारिक वेबसाइट में ही इंडिया गवर्नमेंट की 7 भी दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 6 अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। पहला, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ABFPI, इस शॉर्ट फॉर्म को भी याद रखेंगे, ABFPI, ठीक है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का शॉर्ट फॉर्म ABFPI, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल आप बताइएगा, तो यदि आपको पता है डिटेल बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, और पता है तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा नीचे। नेक्स्ट, इसमें क्या शामिल है, तो देखिए इसमें ग्रामीण तेल उद्योग शामिल है, सुगंधित तेल, शहद और मधुमक्खी पालन, पाम गुड़ और अन्य पाम उत्पाद, फल सब्जी संस्करण उद्योग, दालें और अनाज, मसाले व खड़े मसाले, गुड़, खांडसारी, लघु वन उत्पाद संग्रह, बांस, बेंत और ईख, जैविक रंगाई, औषधि पौधे आदि जैसे उद्योग शामिल है। दोस्तों इसमें मैंने बताया कि ये 7 मिलता है, तो एक जो है वो वन आधारित उद्योग आता है 7वां। आप ध्यान रखेंगे क्या आता है, वन आधारित उद्योग, जो इसमें कृषि संबंधित उद्योग में जो है वो शामिल कर लिया गया है। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसको क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। वन आधारित उद्योग में क्या आ जाएगा, तो ये मधुमक्खी पालन, शहद और मधुमक्खी पालन इसमें आ जाएगा वन आधारित। लघु वन उत्पाद संग्रह जो है वो वन आधारित उद्योग में, बांस बेत जो है वो वन आधारित उद्योग में, औषधीय पौधे भी जो है वो वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वन से जो उद्योग संचालित होते हैं, वनों से प्राप्त उत्पाद से जो उद्योग संचालित होते हैं, वे वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। यदि आपसे 7 पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, ओके। चलिए दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, MBI, खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आप इसका बताइएगा, है ना। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, चमकदार सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, घर की सजावट के लिए बर्तन, मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन है इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पत्थर काटना, पॉलिश करना, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट काटना, पॉलिश करना, पत्थर की नक्काशी, मूर्तियां निर्माण, पीतल धातु और अन्य धातु शिल्प आदि जैसे उद्योग। इसके अलावा चूना उद्योग भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चूना का जो है वो चूने का जो उद्योग होता है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वेलनेस और कॉस्मेटिक उद्योग। वेलनेस और कॉस्मेटिक उद्योग ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य और जो कॉस्मेटिक जो आप चेहरे पे लगाते हैं, है ना, शरीर के लिए यूज करते हैं, इसका WCI है ना, कॉस्मेटिक उद्योग।
साबुन और तेल उद्योग इसके अंतर्गत, सुगंधित तेल जो आप लगाते हैं, सुगंध, कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद, सौंदर्य, फेयर एंड लवली, नाना प्रकार के तेल, शैम्पू आदि, बालों के तेल और शैम्पू, टॉयलेटरीज, हार्पिक वगैरह, फिनाइल, स्नान का साबुन, नहाने का, अगरबत्ती बनाना आदि जैसे उद्योग इसके अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करें हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, HPL और PI। हस्त, इसके अंतर्गत हस्त निर्मित कागज और कागज के उत्पाद, कागज जो बनता है दोस्तों, है ना, तो हाथ से निर्मित कागज या कागज का कोई उत्पाद, कागज रूपांतरण, चमड़ा उद्योग, चमड़े बेल्ट वगैरह आदि, जूता वगैरह बनाना, प्लास्टिक उद्योग, कयर के अलावा प्राकृतिक फाइबर आदि जैसे उद्योग शामिल हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग, बायोगैस, गैर परंपरागत ऊर्जा, जैव खाद, वर्मी कंपोस्ट, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रिक उत्पाद उद्योग, ड्राई डेयरी, धातु के घरेलू बर्तन, वस्तुओं का निर्माण आदि जैसे उद्योग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और छठवा है दोस्तों हमारा सेवा उद्योग, SI, सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का रख रखाव और सर्विसिंग, फॉर्म एग्रीगेटर्स, खेती से पहले और बाद में, लघु व्यवसाय आदि शामिल है। सेवा प्रदान करना, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान का रख रखाव और सर्विसिंग करना, फार्म एग्रीगेटर्स, लघु व्यवसाय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 मैंने बताया। इसके अलावा एक मैंने और बताया, क्या, वन आधारित उद्योग। ठीक है, और ये वन आधारित उद्योग किसके अंतर्गत अभी शामिल है? इसमें कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हालांकि वेबसाइट में 7 अलग अलग भी दिया हुआ है, परंतु मैंने प्रतिवेदन लास्ट जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है उसके आधार पर आपको 6 बताया है। दोनों आ सकता है, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें ग्रामोद्योग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ग्रामोद्योग की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? भाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे बहुत जरूरी जो पार्ट था वो ग्रामोद्योग था। क्यों? क्योंकि ग्राम में लोग केवल डिपेंड थे ग्रामोद्योग से पहले ओनली कृषि पर। कृषि कार्य जो मैक्सिमम होता है पूरे देश में, है ना, तो सब लोग कृषि पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर सबको लाभ कैसे होगा? मतलब अलग अलग क्षेत्र में वो अलग अलग अच्छा कार्य करके कमा सकते हैं। किसी को कृषि में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, किसी पास जमीन है, किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए जो है दोस्तों उसको अलग फील्ड चाहिए था जहां से वो रोजगार का सृजन कर सके, अपनी आमदनी बढ़ा सके, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण उद्योग की आवश्यकता थी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा मिले और देश का विकास हो सके। क्या क्या बातें थी उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमता की आवश्यकता है। ग्रामीण उद्यमता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला देखें, रोजगार सृजन। देखिए, ग्रामीण उद्यमता श्रम गहन है और सबसे इसके लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें रोजगार सृजन की बड़ी क्षमता होती है और यह ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कम करती है। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारे कारण लिखे हैं, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। मोस्टली चांसेस है यहां से पूछे जाने का, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखेंगे, इस चीजों को आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न कैसे भी घुमा के दे या एक आध और कोई कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दे, फिर भी आपसे जो प्रश्न है वो बन जाएगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर बात करें रोजगार का सृजन। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्रामोद्योग स्थापित किया जाता है, ग्रामोद्योग में या कोई भी उद्योग में दोस्तों बहुत सारा मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा श्रम चाहिए। इसके लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, मतलब लोगों की आवश्यकता होती है कोई भी उद्योग को संचालित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो उद्योग संचालित किए जाते हैं ग्रामो उद्योग, उसके द्वारा जो है वो वहां पर जो गांव है उनके बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता
है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, रोजगार का सृजन। दूसरा, आय का सृजन। रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण उद्यमता में आय सृजन की क्षमता, और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी असमानताओं के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। देखिए, पहले और अभी भी आप देखेंगे कि गांव स्तर पर जो लोग हैं वो कम कमाते हैं, मतलब उनका आय कम है, और शहर में आय ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि अधिकतर जो उद्योग शहर में स्थापित हुए हैं, शहर में उनको ज्यादा फैसिलिटी थी, इस कारण वहां पर स्थापित हुए, और वहां के लोगों का जो है वो विकास अच्छे से हुआ। वहां पर आय की जो साधन थे अच्छे डेवलप हुए, और उनको आय भी बहुत ज्यादा मात्रा में गांव की अपेक्षा होने लगी। इसीलिए दोनों में अंतर पैदा हो गया, और इस कारण जब गांव में ग्रामोद्योग की स्थापना की जाएगी, उनको आय प्राप्त होगा। आय प्राप्त होगा तो जो शहरी और गरीब ग्रामीण शहरों में जो व्यय की, आय की असमानता है, उसको बराबर किया जा सकता है, उसको पाटा जा सकता है। तो आय के पर्याप्त अवसर देकर हम जो अमीर गरीब की जो असमानता है उसको भी कम करने का प्रयास इसमें किया जा सकता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, ग्रामीण विकास। ग्रामीण उद्यमता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में मदद करती है, और इस प्रकार रोजगार सृजन और आसृजन को बढ़ावा देती है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण विकास में मदद करती है। सिंपल सी बात है भाई, गांव में जब आप ग्रामोद्योग स्थापित करेंगे तो रोजगार का अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो व्यक्ति का विकास होगा गांव के। तो जब गांव के सभी व्यक्ति का विकास होगा तो ग्रामीण विकास स्वाभाविक है, ही है ना। ग्रामीण विकास समांतर रूप से वो संचालित होगी। ठीक, लोगों का विकास जैसे जैसे होगा उस वैसे वैसे ग्रामीण भी विकास होते रहेगा। तो ग्रामीण विकास तीसरा पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण शहरी प्रवास पर अंकुश। ग्रामीण शहरी प्रवास से तात्पर्य है दोस्तों, गांव में आप जानते हैं एक अगर केवल और केवल कृषि है तो बच्चे वहां पढ़ लिख कर, कई लोग की मान्यता थी कि कृषि नहीं करेंगे, हम कोई सर्विस करेंगे, हम कोई काम करेंगे, कोई किसी उद्योग में काम करेंगे। तो इस प्रकार लोग जो है वो ग्राम से शहर की ओर जाते थे और शहर में जाकर सेटल होते थे। इस कारण जो आबादी है शहरों की ओर ज्यादा बढ़ रही थी, इसे रोकने में ये काफी हद तक मदद करता है। ठीक है, ग्रामीण से शहरी प्रवास पर अंकुश लगाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण विकास शहरों में असमान विकास को कम करके ग्रामीण शहरी प्रवास पर अंकुश लगाने में मदद करता है। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार न होने के कारण होने वाले पलायन को रोकने में सहायक होता है। आप जानते हैं पहले समय में पूर्णतः जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड थे गांव के, और ऐसी स्थिति में कृषि जो है वो एक बरसात के सीजन में ही होती थी, क्योंकि सिंचाई की उपलब्धता नहीं होती थी। तो बाकी के महीनों में उनके पास रोजगार का भारी संकट उत्पन्न हो जाता था, तो वे शहरों की ओर काम के लिए पलायन करते थे। लेकिन जब गांव में ग्राम उद्योग स्थापित किया गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है वो गांव में ही अब उनको रोजगार मिलने लगा, उनको पैसा मिलने लगा, तो वे शहर की ओर उनका पलायन जो है वो कम हुआ। ठीक है, तो इस पर अंकुश लगाने का जो है वो कार्य किया है किसने? ग्रामोद्योग ने। ठीक है, इसीलिए इसकी आवश्यकता थी, है ना, और वही कार्य इसने किया है। नेक्स्ट हम देखें, पर्यावरण अनुकूलन। ग्रामीण उद्योग अधिक पर्यावरण अनुकूलन होते हैं, इसलिए इनके बिना इनसे बिना किसी नुकसान के विकास होता है। गांव में जो उद्योग लगाए जाते हैं दोस्तों, आप जानते हैं हमने अभी देखा पावर के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से, या देखिए बिना पावर के भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो प्रदूषण कम होता है, जो भी चीजें होती है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है, इससे पर्यावरण को जो नुकसान है बहुत कम होता है। जैसे एक दोना पत्तल उद्योग लगा, ये जो है वो आपका बांस से जो है वस्तुएं निर्मित करने का उद्योग लगा, तो इसमें पर्यावरण की किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। तो इसलिए ये पर्यावरण अनुकूल है, इसीलिए ये आवश्यक भी था, क्योंकि गांव में लगा, पर्यावरण के अनुकूल भी है, लोगों के हित में रहेगा, उनका आय भी बढ़ेगा, है ना। इसीलिए इसकी आवश्यकता थी, या महत्व आप कह सकते हैं, आवश्यकता या महत्व आप कह सकते हैं। ग्राम गणराज्यों का निर्माण। ग्रामीण उद्योगों का विकास ग्राम गणराज्यों के निर्माण के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में काम करता है, और इस प्रकार उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाता है।
पहले से ही हमने देखा ग्राम गणराज्य मतलब ग्राम स्तर पर दोस्तों पहले से पंचायती राज व्यवस्था वगैरह कई सारी संचालित हैं। ग्राम के लोगों का स्वयं का राज्य वो जो है वो अपना जो पंचायती राज व्यवस्था उनको देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, है ना। वहां के लोगों का वहां के क्षेत्र में वहीं के लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, ठीक। तो इसे ही हम गणराज्य या लोक राज्य के नाम से हम संबोधित कर देते हैं। तो ग्राम का जो क्षेत्र है, इस प्रकार के उद्यम लगने के बाद वहां के लोग वहां पर स्वतंत्र रूप से जो है वो रह सकते हैं, इसीलिए इसको ग्राम गणराज्य के निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीवन स्तर में सुधार। चूंकि ग्रामीण उद्यमता आय सृजन में मदद करती है, जिससे समुदाय की समृद्धि में मदद मिलती है और इस प्रकार से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। डेफिनेटली सब एक दूसरे से रिलेटेड है। रोजगार आएगा, आय मिलेगा तो वहां का जो भी समुदाय है, वहां जो भी लोग रहते हैं, किसी भी जाति से संबंधित हो, उनका विकास होगा और जब उनका विकास होता है तो उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए संतुलित क्षेत्रीय विकास। ग्रामीण उद्यमता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संकेंद्रण को निर्देशित करेगी, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, ग्रामीण उद्यमता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संकेंद्रण को निर्देशित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग हैं उसको संकेंद्रण को निर्देशित करना मतलब वहां पर दोस्तों उद्योग स्थापित करके लोग वहीं पर जुड़े रहेंगे, उनको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु आपके समझने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्थानीय संसाधनों का दोहन। स्थानीय संसाधन वहां पर जो भी है, गांवों में देखें कई सारे गांव में, हर गांव की बात नहीं करता, कई सारे गांव में कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका दोहन करके उस क्षेत्र में उन गांव में रहने वाले लोगों का विकास किया जा सकता है। तो वहां पर जो संसाधन है, जैसे कृषि है, खनिज है, वन आदि से गांव में भरपूर कच्चा माल उपलब्ध होता है, जिससे उनका दोहन करके उनका विकास, उन्हीं के आधार पर हम देखें कि कृषि उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग लगाया जाता है। तो इनसे जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, इन्हीं का उपयोग करके लोगों को आय उपलब्ध कराया जाता है, जिनसे ये क्या करते हैं, अच्छा खासा धन कमाते हैं और अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं, ठीक। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, आय के समान वितरण एवं धन के विकेंद्रीकरण में सहायक होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़े हमने। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करना, है ना। कृषि पर जो लोग निर्भर थे, ग्रामोद्योग की जब स्थापना हुई तो उद्योगों के माध्यम से लोग वहां पर कार्य करने लगे, तो कृषि पर जो है जनसंख्या का दबाव कम हुआ। नेक्स्ट व्यक्तित्व एवं कला के विकास में सहायक होना। व्यक्तित्व, भाई पैसा आएगा तो ऑलरेडी उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। कला, कोई किसी क्षेत्र में यदि माहिर है तो उसका उपयोग वो अपने लघु उद्योग के माध्यम से भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शीघ्र उत्पाद उद्योग, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। अब इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो उद्योग लगते हैं, ग्रामों उद्योग, वहां पर क्रम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्यादा कोई टेक्निकल उनको नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है ना। और किसी भी प्रकार के औद्योगिक समस्या मतलब कोई बड़ा सा क्षेत्र चाहिए, कोई बड़ा मशीनरी चाहिए, उनके लिए परमिशन चाहिए, पर्यावरण से तो इस प्रकार की किसी भी झंझट से ये क्या रहते हैं, मुक्त रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रामीणों को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय विकास में भागीदारी हेतु। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय न्याय, राष्ट्रीय विकास में ये भागीदारी देंगे ही। और अगला हम बात करें इसकी आवश्यकता क्यों थी, तो ग्रामीण आत्मनिर्भर की प्राप्ति है। तो ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। जैसा कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था ग्राम उद्योग की स्थापना। हालांकि उनसे बहुत पहले ये सभी चीजें संचालित हो रही थी, तो ये इसकी आवश्यकताएं थी, महत्व थी, आप जैसा भी कह लीजिए, है ना। नमस्कार, आप सभी का एडीओ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी
और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए एडीओ का फुल ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और 10+ टेस्ट सीरीज अपने आप को परखने के लिए मिलेगा। बहुत ही न्यूनतम फीस, ओनली 50% ऑफ में आपको मिलेगा और इसके लिए जो नंबर शो रहा है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी हुई है, पूरा डेमो क्लासेस का वीडियोस दिया हुआ है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। नीचे एप्लीकेशन गुरुकुल एकेडमी का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रामोद्योग के विकास में आने वाली समस्याएं। जरूरी नहीं है दोस्तों वहां सभी चीजें अच्छी ही होंगी, कई प्रकार की समस्याएं भी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे देखिए ग्रामीण उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे निरक्षरता, जोखिम कारक, अनुचित प्रशिक्षण और अनुभव, सीमित क्रय शक्ति और शहरी उद्यमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। ग्रामीण उद्यमों के लिए सामने आने वाले विभिन्न समस्याएं निम्नलिखित है। पहला देखिए धन की कमी। देखिए ग्रामीण उद्यमों को ग्रामीण उद्योगों में शामिल जोखिम के कारण बाहरी धन प्राप्त करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा ऋण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लंबी और बोझिल है कि इसके स्थगन से अक्सर ग्रामीण उद्यमी निराश हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। जो ग्रामीण उद्यमी हैं उनका जो है वो जोखिम बहुत ज्यादा रहता है ना उद्योगों में, इसीलिए उनको बाहरी धन प्राप्त नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जब वो ऋण लेने जाते हैं बैंकों के पास, हालांकि आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इसके अलावा आज भी ऋण इनको दिए जाने का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना थक जाते हैं और लास्ट में जो होता है इनको जब नहीं मिलता तो और निराशा छा जाती है। और ये हुआ है प्रैक्टिकली, आपने अपने आसपास देखा होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा समस्या आती है कि धन की कमी, क्योंकि उनको ऋण सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है। भैया पैसे वालों को ऋण मिलेगा क्योंकि वो अपना सभी चीज लगा देते हैं, तो उनको ऋण भी आसानी से मिल जाता है ना। आप जानते हैं कि किसको कितना लाख करोड़ मिला हुआ है। ठीक। प्रतिस्पर्धा। ग्रामीण उद्यमों को बड़े पैमाने के उद्योगों और शहरी उद्यमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उच्च इनपुट लागत के कारण उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है। देखिए प्रतिस्पर्धा, भाई आप एक सिंपल सा मैं उदाहरण के तौर पर जो लिया हूं उसी को ही समझा रहा हूं। आप हैंडमेड जो है दोना पत्तल बना रहे हैं और एक जगह मशीन से बन रहा है, और मशीन कितनी स्पीड से काम करेगा और आप कितनी स्पीड से काम करेंगे। और आप एक आदमी एक दिन में 1000 दोना बना रहा है, वहां पर एक आदमी एक मशीन से 1 लाख दोना बना रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका उत्पादन लागत अधिक है, क्योंकि एक आदमी सिर्फ इतना बना रहा है, तो बिजी उसमें 10, 15, 20, 100 आदमी होंगे, तो उनका सबका लागत निकलना चाहिए और उन 100 का काम एक मशीन कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। वो जो फैक्ट्री में बना रहा है वो कम रेट में बेचेगा, लेकिन आप कम रेट में नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने दिन भर काम किया, महीने भर, तो महीने भर का पेमेंट भी आपको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है, चाहे छोटे उद्योग वाले हों चाहे बड़े उद्योग वाले हों, है ना, शहरी उद्योग वाले हों, उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा क्या है, बढ़ जाती है। ठीक। नेक्स्ट हम देखिए बिचौलिए। चूंकि ग्रामीण उद्यमियों के लिए छोटा बाजार उपलब्ध है, इसलिए वो अपने उत्पादों के विपणन के लिए बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, और इस प्रकार बिचौलिए ग्रामीण उद्यमों का शोषण करते हैं। जो गांवों में जो उद्यम चलते हैं दोस्तों, वो छोटे बाजारों तक ही सीमित रहते हैं, और बड़े बाजारों में जाकर बेचने के लिए इनके एक मीडिएटर का सहारा, जिसको बिचौलिया कहा जाता है, सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बिचौलिए फिर यहाँ से इनका माल बहुत कम में लेंगे और यहाँ 10 में लेंगे, वहां 20 में बेचेंगे और बीच का खुद खा जाएंगे। तो इनको जो फायदा होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखिए कानूनी औपचारिकताएं। चूंकि ग्रामीण उद्यमी अशिक्षित और अज्ञानी हैं, इसलिए इन्हें लाइसेंस प्राप्त करने में विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना बेहद मुश्किल लगता है। इसके अलावा कानूनी औपचारिकताएं इतनी जटिल और समय लेने वाली होती हैं कि उद्यमों के लिए यह कठिन हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है ग्रामीण स्तर पर, उसका एक तो वे
अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए नहीं जानते और छोटी छोटी प्रक्रियाओं से वो डर जाते हैं कि ये कैसे होगा। दूसरा, जानते भी है तो इसका प्रोसेस वाकई में इतना ज्यादा जटिल है दोस्तों कि लेने वाले जो है वो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इसको सरल किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी उद्यमियों के लिए समस्या हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम बात करें कच्चे माल की खरीद या कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए, ग्रामीण उद्यमों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना वास्तव में एक कठिन काम है। उन्हें खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल के साथ काम करना पड़ सकता है और भंडारण और गोदाम की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी हमने देखा कि आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता में हम लोग देखा या महत्व में हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता होती है, और उसी वक्त मैंने बताया था कि हर जगह नहीं होती है। तो कई जगह ऐसी है कि कई गांव में जहां पर उस संसाधन उपलब्ध नहीं है और उस प्रकार का उद्योग डाला गया है, तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल को लाना, कच्चे माल से पक्का माल बनाना और पक्का माल बनाकर जो है उसको संरक्षित रखना गोदाम में, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि कच्चा माल, भाई कोई भी चीज बनाना है तो कि एक ही चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो उपयोग में आती है। तो सारी संसाधन उपलब्ध होना जरूरी नहीं है कच्चे माल के रूप में। तो ऐसे में यदि वो बाहर से कच्चा माल ला रहे हैं तो हो सकता है उसको खराब क्वालिटी का कच्चा माल मिले, और दूसरा मिल भी गया तो उसके भंडारण में रखने के लिए और जो नया माल बना उसको संरक्षित रखने के लिए गोदाम की भी जो है वो समस्या होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जोखिम तत्व। ग्रामीण उद्यमियों को बड़े पैमाने के उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उनके लिए बड़ा बाजार उपलब्ध नहीं है। इसीलिए वित्तीय संसाधनों और बाहरी सहायता की कमी के कारण जोखिम लेने की क्षमता बहुत कम होती है। गांव वाले वैसे भी बड़ी जोखिम लेते नहीं है दोस्तों, वो सीमित उतना ही जोखिम लेते हैं जितना वो कर सके। ऐसा नहीं है 1 लाख करोड़ लेके भाग गए, वैसा वाला गांव नहीं। गांव इतने ईमानदार होते हैं कि वो उतना ही अपना पैर फैलाते हैं जितनी उनकी चादर है। उनके लिए छोटे बाजार उपलब्ध होते हैं, इसीलिए उनको वित्तीय संसाधन बहुत कम और बाहरी सहायता भी बहुत कम मिलती है, जिससे उनका जोखिम भी जो है वो लेने की क्षमता भी बहुत कम ही होती है। तो ये भी एक कारण है ना भाई। वो उतना ही लेगा ना भाई, अब 10 उसको जरूरत है, लेकिन वो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ले लिया तो वो पटाएगा कैसे, क्योंकि उनका बाजार छोटा है और कहीं से उसको कोई मदद भी नहीं मिलता, इसीलिए जोखिम बहुत कम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तकनीकी ज्ञान का अभाव। भाई कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे ग्राम उद्योग हैं जिसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन कई जगह जो है वो तकनीकी ज्ञान चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होता है, जो ग्रामीण विकास में बाधा के रूप में आता है। हालांकि इसके लिए जो भी ग्रामोद्योग स्थापित की जाती है उसके लिए सरकार द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद ही वो चीजें जो है वहां पर स्थापित की जाती है, लेकिन अभाव देखने को रहता है। भाई दो ही चीज थोड़ी है जी, अब किसी को सिर्फ टुकना ही बनाना है, ऐसा उद्योग सभी गांव तो नहीं रहेगा। जहां पर बांस है वहां पर टुकना बनाएगा, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर क्या करेगा। तो ऐसे कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं जिसको गांवों में संचालित किया जाता है, तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, हालांकि अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बुनियादी सुविधाओं का अभाव। यद्यपि सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है, लेकिन उचित और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण उद्योगों की वृद्धि बहुत अच्छी नहीं है। बुनियादी सुविधाएं जो है दोस्तों, बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। देखिए, बुनियादी सुविधाओं से हम लोग ये समझे, जैसे बुनियादी सुविधाएं, जमीन की उपलब्धता है ना, किसी भी उद्योग को स्थापित करना है। दूसरा संचार की व्यवस्था है ना, यहाँ से वहां सामान कैसे पहुंचाया जाए, वहां पर पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी उस उद्योग के लिए जरूरत है तो वहां पर है या नहीं है। सामान का आवागमन, सामान के लिए विपणन की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, तो ये बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आता है। तो बुनियादी सुविधाएं भी जो है वो एक मेन फैक्टर है ग्रामोद्योग की समस्या में। नेक्स्ट हम बात करें उत्पादों की खराब गुणवत्ता। मानक औजारों, उपकरणों की कमी तथा घटिया गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ग्रामीण उद्यमी घटिया गुणवत्ता वाले
उत्पाद तैयार करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन देखिए मैंने बताया कि एक मशीन द्वारा तैयार किया जा रहा है और एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो डिफरेंस दिखेगा। पहला, उनके पास अच्छा माल है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का माल वो इधर उधर से ढूंढ के ला रहे हैं। जो सिटी में बड़े उद्योग संचालित, आप गांव में गांव के छोटे मोटे वहीं से पौधों से पेड़ पत्तों से लेकर कुछ चीजें बना रहे हैं, तो वहां पर उसकी गुणवत्ता और इसकी गुणवत्ता में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खराब गुणवत्ता भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, नकारात्मक रवैया। परिवार और समाज का माहौल ग्रामीण लोगों को उद्यमता को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए अनुकूल नहीं है, या उद्यमता के अवसरों के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी है। देखिए, उद्यमता से लोगों को जो है वो जागरूक नहीं किया गया है और लोग आज भी असहज महसूस करते हैं। उद्यमी लोग आज भी आप गांव में जाएंगे तो कृषि कार्य करना सहज महसूस करते हैं, है ना। किसी के अंतर्गत कार्य करना बहुत, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हो गए या छोटे मोटे मजदूरी वर्क हो गए, तो उसमें जो है वो सहज रहते हैं। उद्यमता के लिए करियर के रूप में चुनना, ये थोड़ा सा इनका असहज रहते हैं। इनका रवैया जो है वो नकारात्मक रहता है, जो भी ग्रामीण उद्यमता में एक क्या है, समस्या के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत बारीकी से एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो काफी अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ग्रामोद्योग के लाभ। हम बात करें दोस्तों तो ग्रामोद्योग से लाभ क्या क्या हुआ है। देखिए, संसाधनों की प्रचुरता, मैंने बताया दोनों पक्ष आप ध्यान देके चलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जल, खनिज और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सहित प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भूमि सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भूमि भी सस्ते दाम पर जो है वो आसानी से इनको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। संसाधनों, भाई गांव में भूमि सस्ते दाम पर मिल जाता है, लीज में लो चाहे जैसे भी लो। जल की उपलब्धता होती है, खनिज मिनरल्स जहां पर है वहां पर की बात कही जा रहे हैं। सौर ऊर्जा मिलता है, पवन ऊर्जा मिल जाता है। ठीक, तो संसाधनों की प्रचुरता होती है, वहां पर ग्रामोद्योग को बहुत ज्यादा लाभ होता है। श्रम की आसान उपलब्धता, अर्ध कुशल और कुशल श्रम आसानी से उपलब्ध है और कम मजदूरी दरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि गांवों में लोग जो है वो वैसे ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में उनको कोई भी रोजगार मिलता है, चाहे कम पैसा मिले, वो झट से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्ध कुशल या अकुशल, जैसे भी है, कुशल जो है वो भी, अर्ध कुशल है वो भी, तो वहां पर सभी जो है टाइप के मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कम पैसे में। तो ये एक ग्रामोद्योग के लिए लाभ है। नेक्स्ट बात करें कर लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों में कर का बोझ कम होता है, जिससे ग्रामीण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें दोस्तों, जो उद्योग संचालित होते हैं तो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स कम लगता है, तो इसका लाभ मिलता है ग्रामोद्योग के लिए। नेक्स्ट बात करें कम निवेश। ग्रामीण उद्योगों को कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है और संसाधनों की आसान उपलब्धता के कारण कम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है। शहर की अपेक्षा बात करें तो कम लागत में गांव में आप ग्रामोद्योग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, निवेश की जो है वो कम आपको लगेगा, और दूसरा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप कम लागत में उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक लाभ है। नेक्स्ट हम बात करें रोजगार। हमने देखा ग्रामीण उद्योग भारत और विकासशील देशों में रोजगार पैदा करते हैं, जहां बेरोजगारी एक मुख्य समस्या के रूप में है। ठीक है, तो ये भी ग्रामोद्योग के लिए लाभ में आ जाएगा। नेक्स्ट, शहरी प्रवास को धीमा करना। ये हमने अभी देखा, भाई गांव में जब उद्योग संचालित होगा, गांव में जब लोग खुद रोजगार मिलने लगेगा तो वो शहर की ओर क्यों भागेंगे, तो शहरी प्रवास को धीमा कर दिया है। बिल्कुल। मांगों को पूरा करना। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या बहुत अधिक है, ग्रामीण उद्योग स्थानीय उपभोग आवश्यकताओं से उत्पन्न मांगों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्थानीय उपभोग के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है उसका उत्पादन ग्रामीण उद्योगों में जो है वो किया जाता है, तो इससे बहुत हद तक मांगे जो है वो पूरी होती है। तो ग्रामोद्योग के जो है ये लाभ है दोस्तों, ग्रामोद्योग के लिए लाभ है और ग्रामोद्योग के लाभ है, तो इसको भी आप लोग बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये ग्रामोद्योग जो हम पढ़ रहे हैं आजीविका के लिए जो जरूरी है ना, इसको ध्यान में रखिएगा।
ये खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो गठन हुआ है ना, ये आयोग जो है वो ही ग्राम उद्योग संचालित, खादी से संबंधित उद्योग संचालित करते हैं, जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक, ये हमने ग्रामोद्योग के लाभ देख लिए, आवश्यकताएं देख ली, समस्याएं क्या आ सकती हैं वो देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किसके अंतर्गत संचालित होती है, इसके क्या क्या पहलू हैं, इसमें सरकार क्या क्या डिसीजन लेंगे, आगे एक एक चीज पर हमको बहुत ढंग से अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय MSME जिसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार, इसी के अंतर्गत ही खादी एवं ग्राम उद्योग जो है वो संचालित होती है, जिसके अंतर्गत ग्रामोद्योग के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। एक प्रकार से कहें ग्रामोद्योग इसी के अंतर्गत संचालित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार MSME, वर्तमान में हम देखें इसके मंत्री कौन है, तो केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी, ये मंत्री हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के। ठीक है, ये बिहार, आप जानते हैं बिहार के CM भी रहे थे जीतन राम मांझी, और ये वर्तमान में जो है MSME के क्या हैं, मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें सुश्री शोभा करंदलाजे, सुश्री शोभा करंदलाजे ये राज्य मंत्री हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री हैं, श्री जीतनराम मांझी मंत्री हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के। ठीक है, बहुत ढंग से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय और अन्य संबंध कार्यालय निम्नलिखित संवैधानिक निकाय और संस्थान MSME मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है वो जो संवैधानिक निकाय है वो कार्य करते हैं, उनको एक बार आप देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये आप KVIC के नाम से इसको आप जानते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमेटी, है ना। तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसके अंतर्गत आएगा। MSME के प्रौद्योगिकी केंद्र, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। द कॉयर बोर्ड CB, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और पांचवा बात करें महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान MGRI भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान भी MSME मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये सभी संवैधानिक निकाय है जो इसके अंतर्गत काम करते हैं। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये हमको डिटेल में करना है खादी और ग्रामोद्योग, जिसको कल हम देखेंगे इसका गठन कैसे होता है, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या स्थितियां हैं, इन सारों चीजों पर हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो शेयर जरूर कर देंगे। नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9770519143 और 9111949522। ये दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडीओ से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं दोस्तों, जो डेमो के तौर पर है। नीचे पूरा उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।